विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, ये आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब आज हमारा आर्टिकल है विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में या स्रोत के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। आप जरा गौर से सुनिएगा इन बातों को। आपने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया हुआ है। उसमें से सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि अगर एक आवेशित कण है और वो रुका हुआ है, चल नहीं रहा, बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर है, तो वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता। वो समझ में आया? रुका हुआ आवेशित कण केवल क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इसके बाद अगर एक आवेशित कण ऐसा गति करने लगेगा, एक चार्ज पार्टिकल है और वो चलना शुरू कर देता है इस तरीके से, तो वो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र भी बनाता है और अपने चारों ओर वो चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। फिर वो दोनों प्रकार के फील्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। अब एक बात आती है कि जो आवेशित कण चल रहा है वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है, तो क्या चालक तार में करंट जो फ्लो होती है वो करंट भी तो आवेश के चलने की वजह से बनती है? तो क्या वो जो करंट बनती है आवेश के चलने से वो भी वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाती है? आंसर इज नो। किसी कंडक्टर में बहने वाली जो धारा होगी वो सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाती। ऐसा क्यों? जबकि अभी अभी हमने बोला आपको कि चलता हुआ आवेशित कण वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण ही तो चलता है, तो फिर वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्यों बनाता है, वैद्युत क्षेत्र क्यों नहीं बनाता? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप दो बातें आप याद रख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र बनने के लिए नेट आवेश का होना बहुत जरूरी है भाई। वैद्युत क्षेत्र बनने के लिए नेट आवेश का होना बहुत जरूरी है। यानी कि या तो उसके पास पॉजिटिव नेट चार्ज पॉजिटिव हो या नेट चार्ज उसका नेगेटिव हो, या तो नेट आवेश पॉजिटिव हो या फिर नेट आवेश नेगेटिव हो। इसका होना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए। और चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए आवेश का गतिमान होना बहुत आवश्यक है। उसके पास नेट आवेश है या नहीं है इससे मतलब नहीं होता, केवल आवेश का चलना जरूरी है। अगर नेट आवेश है और वो चल नहीं रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए आवेश का मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें पहले तो आप हमेशा याद कर लें कि वैद्युत क्षेत्र बनने के लिए क्या जरूरी है। आंसर है नेट आवेश का होना बहुत जरूरी है। चलना वैद्युत क्षेत्र के लिए जरूरी नहीं है। आवेश का चलना किसके लिए जरूरी है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ठीक, अब जैसे कि मैंने अभी अभी बात की कि अगर एक आवेशित कण है और ये आवेशित कण रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, ये आवेशित कण स्टेशनरी है, तो अगर ये एक चार्ज पार्टिकल है तो इसके पास कोई ना कोई चार्ज तो होगा ना। मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, स्टेशनरी है, चल नहीं रहा, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र। चारों तरफ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये, अगर रुका हुआ है, चल नहीं रहा। अब एक दूसरा चार्ज पार्टिकल हमने लिया, ये चार्ज पार्टिकल, और ये ऐसा चल रहा है, ये गतिमान है, मूव कर रहा है, ये आवेशित कण गति करता है। तो अगर ये गति कर रहा है तो इसके पास सबसे पहले देखो नेट आवेश है या नहीं है। तो आंसर है इसके पास प्लस चार्ज है, माइनस तो नहीं है, और केवल प्लस है। ऐसा भी नहीं है कि एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो फिर नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? जीरो। तो इसके पास नेट आवेश है और ये चल भी रहा है। देखो नेट, यहां पर समझिए, यहां पर नेट आवेश है पर चल तो नहीं रहा ना, तो नेट आवेश है
इसलिए वैद्युत क्षेत्र बनेगा, चल नहीं रहा इसलिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। ठीक है, नेट आवेश है पर चल नहीं रहा इसलिए वैद्युत क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन सकता। अब इसको देखिए, इसके पास नेट चार्ज भी है, नेट आवेश भी है और चल भी रहा है। तो नेट आवेश भी है और गतिमान भी है, इसलिए वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रकार के फील्ड ये बनाएगा। ये केवल कौन सा फील्ड बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक चालक तार लिया, ये कंडक्टर है ए बी, इसको ऐसा थोड़ा सा बना लेते हैं समझने के लिए। ये इस तरह का एक कंडक्टर है और यहाँ पर हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी। तो इसमें ऐसा जो भी इसके अंदर चार्जेस हैं, जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप सब जानते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा धन प्लेट की ओर चलना स्टार्ट कर देंगे। अब आवेश चलने लगा। थोड़ा सा एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये एक कंडक्टर है और आप याद करिए जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे उस समय आपको धारावाही चालक के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, करंट कैरिंग कंडक्टर। शायद इससे आपको याद आ जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर, सी इसको बोलते हैं। और करंट कैरिंग कंडक्टर की एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेषता होती है कि उसका जो नेट चार्ज होता है वो जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंडक्टर आप लाते हैं, कोई भी चालक तार आप लाते हैं, इस चालक तार में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसलिए इसका नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? जीरो। और अगर इसका नेट चार्ज जीरो हो गया तो जब आप बैटरी लगाएंगे तो वो चार्ज केवल चलेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक, वो ऐसा पूरे सर्किट में ऐसा रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर में जो भी चार्जेस हैं वो केवल ऐसा मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या कंडक्टर के पास नेट चार्ज है? चालक तार के पास नेट आवेश नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से एक करंट बनेगी। वो करंट हमेशा आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाती है और ये करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो गए। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि धारावाही चालक तार की बात करिए, क्या इसके पास नेट आवेश है? तो आंसर है इसके पास नेट आवेश नहीं है। अगर इसके पास नेट आवेश नहीं है तो क्या ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा? आंसर इज नो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या जरूरी है? आवेश का चलना जरूरी है। तो क्या इसके भीतर आवेश चल रहा है? चल रहा है। इसका मतलब ये क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। लेकिन क्या नहीं बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वैद्युत क्षेत्र बनने के लिए नेट आवेश का होना जरूरी है और चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए आवेश का चलना जरूरी है। चले भर आवेश, नेट हो या ना हो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और नेट आवेश हो, चले ना चले वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो धारावाही चालक की विशेषता क्या होती है कि उसका नेट आवेश शून्य रहता है। अगर नेट आवेश नहीं होता तो वैद्युत क्षेत्र नहीं बन सकता। लेकिन क्योंकि उसमें करंट जब फ्लो होती है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो आवेश गति जरूर करता है। अगर गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा उस पर। ये इसकी विशेषता हो गई करंट कैरिंग कंडक्टर की। चौथी चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि अगर आवेश किसी भी जगह पर गति करता है, लेकिन त्वरित गति करता है, त्वरित गति का मतलब बार बार अपने वेग को क्या करता है? बदलता है। पहले जीरो है, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो। इस तरीके से अगर वो अपनी गति बार बार बदल रहा है तो ये वाली गति कैसी गति होती है? त्वरित। अभी आपने हाल ही में एलसी दोलन भी स्टडी किए हैं।
LC दोलन। याद करिए, एक बार बैटरी का सोर्स लगा के चार्ज हमने भर दिए कैपेसिटर में, इसके बाद उस कैपेसिटर में जो चार्ज थे वो इंडक्टर के जरिए से बार बार ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे क्या करने लगे, वो दोलन करना शुरू कर दिया। और दोलनी गति किस प्रकार की गति है? त्वरित गति है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। जो दोलनी गति होती है वो एक त्वरित गति होती है, एक्सीलरेटेड मोशन है। और इसको आपने क्लास 11th में भी पढ़ा, यहां पर भी हमने बताया था आपको कि अगर कोई भी एक पेंडुलम में अगर दोलन ऐसे करता है तो इसका वेग बार बार क्या होता रहता है? बदलता रहता है। कैसे? यहां पर वेग कैसा? मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम पोजीशन पर या एक्सट्रीम पोजीशन पर वेग जीरो। जब ये मीन पोजीशन पर आता है तो सबसे ज्यादा वेग होता है, इतना होता है कि अपने आप को रोक नहीं पाता, आगे निकल जाता है गति के जड़त्व की वजह से। और फिर जब यहां पहुंचता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर वेग जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम। तो इस तरीके से इसका वेग लगातार क्या होते जाता है? बदलते जाता है। और अगर समय के साथ वेग परिवर्तन होता है तो उसमें क्या जरूर होगा? उसकी गति में त्वरण। तो जो दोलनी गति होती है वो कैसी गति होती है? त्वरित गति होती है। तो अगर कहीं कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, त्वरित गति आप दोलनी ही करवा दो, वो भी तो त्वरित गति है। या किसी भी तरीके से अगर समय के साथ उसका वेग बार बार परिवर्तित होता है, बदलता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, जीरो होता है फिर मैक्सिमम होता है, अगर इस तरीके की पोजीशन हो रही है कहीं पर भी आवेश में, तो वो कैपेबल होता है, उसके पास क्षमता आ जाती है, उसके पास एक और एक्स्ट्रा ताकत आ जाती है। देखो, जब आवेश, नेट आवेश गति करता है तो E और B दोनों बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन जब नेट आवेश त्वरित गति करता है तो ये दो तो बनाता ही है, इसके साथ उसमें एक और ताकत आ जाती है, एक और उसके पास कैपेबिलिटी आ जाती है, एक और क्षमता उसके पास एक्स्ट्रा आ जाती है। कैसी क्षमता? उसके पास ये क्षमता आ जाती है कि वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और बनाने के साथ बना बनाकर वो एक चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बना, और वैद्युत क्षेत्र बना के उसको वो ऐसा माध्यम में, या माध्यम नहीं है तो भी वो ऐसा धक्का दे देता है, तो वो वैद्युत क्षेत्र बन के आगे निकल जाता है। फिर क्योंकि त्वरित गति कर रहा है तो दूसरा बनाता है, और त्वरित गति है, उसमें गति त्वरित है ना, इसलिए E और B तो बनाएगा। देखो बहुत अच्छे से समझ लो, नेट चार्ज है और वो चल रहा है, दोलनी गति में आवेश को क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। तो अगर नेट चार्ज है और वो चल रहा है, एक समान वेग से अगर चलेगा तो E और B बनाएगा केवल, और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो नेट आवेश त्वरित गति से चल रहा है तो E और B बनाएगा भी, और बना के उनको ऐसा पुश भी कर दिया करेगा, बनाएगा धक्का दे देगा, बनाएगा धक्का दे देगा। और ये बिल्कुल वैसा ही आपको दिखेगा जैसे कि आप मेले में जाते हैं, वहाँ से एक खिलौना आप लाते हैं, साबुन का फुग्गा फुलाने का खिलौना नहीं आता था, अभी भी आता है, मेले में आप जाओ, उसमें से हम उसकी एक बोतल होती है छोटी सी, उस बोतल में हम उसको डुबाते हैं और उसमें एक फूंक मारते हैं हमेशा। तो बोतल में डुबाने के बाद जब हम फूंक मारते हैं तो उसमें से आप देखते हैं फुग्गे बन कर कैसे निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके साबुन का जो घोल होता है उसके फुग्गे बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एक बना वो निकल गया, दूसरा बना वो निकल गया। तो उसमें क्या हो रहा है, न सिर्फ वहां पर फुग्गे बनते हैं बल्कि वो फुग्गे धक्के भी दे दिए जाते हैं, तो वो आगे बढ़ के ऐसा चलना शुरू कर देते हैं। ये कैपेबिलिटी एक्स्ट्रा आ जाती है अगर कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो, अगर कोई नेट आवेश एक्सिलरेटेड मोशन करता है तो। समझ आया आपको? तो अगर नेट आवेश एक समान गति करता है तो वो क्या कर सकता है? नहीं समझ आया? फिर से बताओ, अगर कोई आवेशित कण रुका हुआ है तो वो क्या कर सकता है? वो केवल वैद्युत, ये सब बना हुआ है, अभी मैंने समझाया आपको। अगर एक आवेशित कण रुका हुआ है
तो वह केवल वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना सकता। ठीक, अगर एक आवेशित कण गति कर रहा है तो वो एक समान वेग से, तो वो क्या कर सकता है, तो वो वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र बना सकता है। ये गति कर रहा है कैसे, वेग से, एक समान वेग से, तो वो केवल वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को क्या कर सकता है, बना सकता है, और इसके अलावा कुछ ताकत नहीं है उसके पास। अगर एक कंडक्टर में धारा बह रही है तो वो क्या कर सकता है, धारा बहने में भी तो चार्ज चलता है, तो वो भी चार्ज अगर चल रहा है, और हमने सीखा कि चलने वाला चार्ज क्या बनाता है, ई और बी दोनों बनाता है, तो अगर एक चालक में धारा बह रही है तो उसमें भी तो चार्ज चल रहा होगा, तो क्या वो भी ई और बी दोनों बनाएगा, नहीं बनाएगा। चालक तार में अगर चार्ज चल रहा है तो चार्ज चलता है, लेकिन चालक तार की विशेषता क्या है कि उसका नेट आवेश कैसा होता है, जीरो। आप कोई भी कंडक्टर लाए, बाहर से कोई चार्ज डाला नहीं आपने, अंदर से इससे कोई चार्ज निकाला नहीं आपने, तो इसके पास जितने प्लस हैं उतने क्या हैं, तो इसका नेट चार्ज कैसा है, और अगर नेट चार्ज नहीं है तो ई नहीं बन सकता फिर उससे। लेकिन चार्ज चल तो रहा है, चलने की वजह से क्या बनेगा, बी जरूर बन जाएगा। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसीलिए मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं कि ये चीज आप समझ लो। अभी भी नहीं समझ में आई बात आपको, आया? तो चालक तार में जब चार्ज चलता है, उसमें करंट बहती है, तो वो केवल चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ई नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज चलता तो है लेकिन उसके पास नेट चार्ज जीरो रहता है, इसलिए ई नहीं बना सकता, बी बना सकता है। अब चौथी चीज, अगर एक आवेश है जो त्वरित गति करता है, न सिर्फ चलता है बल्कि त्वरित गति से चलता है, उसकी गति में वेग बार बार बदलता है, वेग परिवर्तन होता है, उसकी गति में समय के साथ वेग बदलने से त्वरण उत्पन्न होता है, तो वो वाला चार्ज क्या कर सकता है, वैद्युत और चुंबकीय तो बनाएगा ही, चलने की वजह से बना लेगा। और इसके साथ एक ताकत उसमें और आ जाती है कि वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को बना के, उनको धक्का देके ऐसा साबुन के घोल के फुग्गे की तरह वो आगे निकलना शुरू कर जाएंगे। आप समझ आ गया? नहीं आया? तो अब बताओ, देखें आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। सबसे पहले बताइए, एक सोच समझ के जवाब दीजिएगा, एक रुका हुआ आवेशित कण क्या कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना सकता। ठीक। सेकंड, अगर एक आवेशित कण है और हमने एक समान वेग से उसको चला दिया, अब वो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बना देगा, क्योंकि उसके पास नेट चार्ज है। क्या वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज चल भी रहा है। ठीक। एक चालक तार में जब करंट बहती है तो उसमें भी तो आवेश चलता है, आवेश के प्रवाह को ही तो धारा बोलते हैं। तो जब एक चालक तार में करंट बहती है तो उसमें भी चार्ज गति करता है, तो क्या वो चार्ज, वो वाला चार्ज क्या क्या बनाएगा, वो चार्ज वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि चालक तार का नेट आवेश शून्य रहता है, इसलिए वो वैद्युत क्षेत्र नहीं बना सकता, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए आवेश का चलना जरूरी है, और चल रहा है इसमें। और अगर एक आवेशित कण आपके पास ऐसा है जो गति भी करता है और उसकी गति त्वरित गति है, उसकी गति में समय के साथ उसका वेग बदलता है और त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो फिर वो क्या कर सकता है? क्या वो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, बनाएगा। क्या वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, वो भी बनाएगा। बस इतना ही काम करेगा। ये कुछ और अलग से ताकत, एक ताकत उसके पास और आ जाती है कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को बना के धक्का देना भी स्टार्ट कर देता है। तो अगर एक चार्ज को, कोई भी चार्ज ले लें और हम उसको क्या कर दें, त्वरित गति करवा दें, त्वरित गति। बाई चांस मैंने मान लिया कोई भी चार्ज लिया और उसको त्वरित गति करवाई, पहले वो इधर जाता है मैक्सिमम, फिर वो ऐसा नीचे की तरफ आता है मैक्सिमम पोजीशन तक, और फिर वो यहाँ तक आता है। तो ये क्या हो रहा है, ये उसकी त्वरित गति हो रही है। अगर उसकी त्वरित गति, दोलन हो रहे हैं ना चार्ज के,
अगर ये त्वरित गति हो रही है तो ये क्या करेगा? आंसर है ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ऐसे वैद्युत क्षेत्र बनाया। मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की शेप कुछ इस तरीके की होगी। इसने ऐसा वैद्युत क्षेत्र बनाया और बना के क्या कर दिया? धक्का दे दिया। तो ये वैद्युत क्षेत्र चल पड़ा, अब आगे निकलने लगा। यहां से, क्योंकि यह आवेशित कण अभी भी त्वरित गति कर रहा है, तो यहां से क्या होगा? एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगा। ऐसे। तो आप बताएं इन दोनों में पहले कौन बना है? पहले ये बना था कि पहले ये बना है? यहां पर हमने क्या रखा? एक आवेश रखा। उस आवेश को कैसी गति करवा दी? उस आवेश को हमने त्वरित गति करवा दी। अब आवेश है और त्वरित गति कर रहा है, तो ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और बनाने के बाद इसमें ताकत आ गई। वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और ये धक्का भी देगा। तो बताएं पहले ये वाला फील्ड बना है कि पहले ये बना है? ये वाला, पहले वो वाला। पहले वो बना, चल पड़ा, फिर पीछे से दूसरा बना, चल पड़ा। तो ये बाद में बना हुआ है, वो पहले बना हुआ है। अगर मैं यहां पर एक और बना दूं ऐसे, तो सबसे पहले कौन बना था? ये वाला कि ये वाला? लेकिन हमने तो ये बनाया था, तो सबसे पहले यही बना है। आंसर है आपके बनाने से क्या होता है, आप बाद वाले को सबसे पहले बनाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली एक त्वरित आवेशित कण विद्युत, अच्छा ये वैद्युत क्षेत्र बना, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया कि वैद्युत क्षेत्र से हमेशा लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। याद आया? नहीं ध्यान आया आपको? तो अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत ऐसा बनेगा। अभी हम उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत बनेगा। अगर ये ऐसा बन रहा है, ऐसा इसका सर्कल है, तो वो ऐसा लंबवत इसका सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। ये ताकत आ जाती है किसके पास? एक त्वरित आवेशित कण के पास। ठीक है, अब यही सारी बातें हमने यहां लिखी हुई हैं, आप देखिए, हम पढ़ के आपको बताते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ईएम वेव्स भी कहते हैं शॉर्टकट में। बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इतना लंबा नाम नहीं लेना पड़े, इसलिए ईएम वेव्स भी बनाया हमने। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? एक स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, हमने बताया भी आपको। एक गतिमान आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये यहां पर बताया हमने। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा और ये चौथा। तीसरा, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा अगर है तो वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, वैद्युत क्षेत्र नहीं बना सकती। जबकि चार्ज चलता तो उसमें भी है, लेकिन वो क्यों वैद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता? अब आपको पता है, क्योंकि कंडक्टर की विशेषता क्या होती है? उसका नेट आवेश 0, और वैद्युत क्षेत्र बनने के लिए बाई चांस नेट आवेश ही चाहिए हमको। एक त्वरित गति से गतिमान आवेशित कण क्या कर सकता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र भी बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है, तो ये और आगे भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये क्या बन गई? ये बन गई विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिन्हें आप शॉर्टकट में ईएम वेव्स भी कहते हैं। क्या आपको ये वाली बातें समझ आ गई? ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगें एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे संचरित होती हैं, कैसे वो चल के यहाँ से वहाँ पहुँच जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी आपने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंग अगर आपको बनाना है मीडियम में या कहीं पर भी, तो उसके लिए एक त्वरित आवेशित कण की ज़रूरत पड़ेगी। एक आवेशित कण त्वरित गति करेगा और उससे विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र बनेंगे।
और वो माध्यम में एक निश्चित स्पीड से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या किया, कहीं पर भी एक आवेश को दोलन करवाया। वो हमने अपना कोई भी मेथड लगाया दोलन करवाने के लिए, आप अपना कोई भी तरीका लगाइए, बस दोलन हमको चाहिए चार्ज का, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज अगर दोलन करेगा तो वो जो भी गति करेगा उसकी गति त्वरित गति होगी, और त्वरित गति अगर आवेशित कण करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। हमने यहाँ कहीं पर चार्ज को दोलन करवाया, ये हमने कोई भी चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज लिया, इसको दोलन करवाया। पहले ये 0 से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से फिर 0, 0 से मैक्सिमम और फिर 0। इस तरीके से हमने चार्ज के ऐसे दोलन करवाए। जब चार्ज के दोलन करवाएंगे तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा है। इस दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा, इस दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गति करती हैं। तो यहां पर हमने एक आवेशित कण लिया और उस आवेशित कण को, ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल को हमने दोलन करवा दिया, ऑसिलेशंस करवा दिए उसके। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग बनाएगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग बनेगी और बन के ऐसा जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो जब आप आवेशित कण दोलन करेगा तो इससे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे। मान लिया कि सबसे पहले कौन बनता है, विद्युत क्षेत्र। किसी से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें यह जरूरी नहीं है कि जब आवेशित कण दोलन करेगा तो पहले कौन बनेगा बाद में कौन बनेगा, कोई भी पहले और कोई बाद में हो सकता है। तो हमने माना कि जब हमने स्टार्ट किया उस समय सबसे पहले कौन बना, विद्युत क्षेत्र। तो अगर ये दोलनी गति करता है तो इसकी स्पीड पहले 0 है, फिर स्पीड बढ़ने लगी, मैक्सिमम हो गई, फिर स्पीड घटने लगी, 0 हो गई, फिर दूसरी दिशा में बढ़ने लगी, मैक्सिमम हो गई, फिर स्पीड 0 हो गई। यही तो होगा इस पे कि कभी स्पीड 0, कभी बढ़ने लगेगी, बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो जाएगी, फिर घट जाएगी, 0 हो जाएगी, ये होगा। तो अब अगर ये आवेशित कण दोलन कर रहा है तो हमने माना सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र बना। तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसा वैद्युत क्षेत्र बनेगा, क्या जो वैद्युत क्षेत्र इसके दोलन से बनेगा वो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनेगा या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनेगा? तो आंसर है परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनेगा, एक समान नहीं बन सकता। कैसे कि पहले चार्ज का वेग कैसा है, 0, तो उस समय वैद्युत क्षेत्र भी कैसा है, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद जब उसने स्पीड अपनी बढ़ाना शुरू किया तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। हम इसको, मैं एक और तरीका आपको बताता हूं कैसे करते हैं ये काम, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ रख देता हूँ। जब प्लस और माइनस को रखता हूँ तो वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर बनेगा, +2 माइनस। अब इनको हमने दूर कर दिया ऐसा, समझ रहे हैं, प्लस को ऊपर माइनस को नीचे खींच दिया। जब प्लस ऊपर जाने लगेगा और माइनस नीचे, कुछ देर के बाद प्लस और यहाँ आ जाएगा, माइनस और यहाँ आ जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, ऐसा। कुछ देर बाद ये प्लस और ऊपर, माइनस और नीचे, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, ऐसा। लेकिन हमने खींच के छोड़ दिया, पर प्लस और माइनस तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो जब तक हमने जो एनर्जी दी थी, जब वो एनर्जी खर्च हो जाएगी तो फिर इनका आकर्षण बल प्रबल हो जाएगा। आकर्षण बल प्रबल हो जाएगा, ये फिर एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगेंगे और फिर एक दूसरे की ओर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमने देखा कि जो प्लस यहाँ और माइनस यहाँ आ चुका था, अब आकर्षण की वजह से प्लस यहाँ और माइनस यहाँ पर आ गया। अब वैद्युत क्षेत्र कितना बड़ा, अब वैद्युत क्षेत्र तो इतना ही बड़ा बचा ना। थोड़ी देर बाद हमने देखा प्लस और यहाँ पर आ गया, माइनस और यहाँ, वैद्युत क्षेत्र और छोटा हो गया।
फिर प्लस और माइनस एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए, विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। लेकिन प्लस और माइनस के बीच आकर्षण इतना ज्यादा था कि जब ये एक दूसरे के नजदीक ऐसा आ रहे थे, तो जब यहां तक आए, इनमें गति का जड़त्व इतना ज्यादा आ गया कि अपने आप को रोक ही नहीं पाए। रोक नहीं पाए तो पॉजिटिव नीचे निकल गया, नेगेटिव ऊपर चला गया। अब पॉजिटिव नीचे आ गया, नेगेटिव ऊपर आ गया। अब विद्युत क्षेत्र बताओ, प्लस नीचे नेगेटिव ऊपर, तो विद्युत क्षेत्र ऐसा हो गया। अब प्लस नीचे और गया, नेगेटिव और ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा, प्लस और नीचे नेगेटिव और ऊपर, विद्युत क्षेत्र और बड़ा हो गया। अब जब तक एनर्जी रहेगी तब तक तो ऐसे जाते रहे, इसके बाद फिर एनर्जी जब उनकी कम पड़ेगी तो आकर्षण बल फिर उनको खींचेगा, फिर नजदीक आना शुरू हो जाएंगे। नजदीक आना शुरू होंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होने लगेगा, छोटा, और आगे चल के फिर यहाँ पर कैसा हो जाएगा, 0। और जब वो ऐसा आएंगे तो क्या वो एक दूसरे रुक जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे नहीं। आकर्षण बल की वजह से इतना जड़त्व तो आ जाएगा गति का कि फिर रोक नहीं पाएंगे, ये ऊपर निकल जाएगा। जैसे आपका झूला, झूले को एक तरफ खींच के छोड़ देते हो तो क्या जैसे छोड़ते हो आके बिल्कुल यहाँ रुक जाता है, उसमें यहाँ आते आते गति का जड़त्व इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता, अपने आप को रोकने में असमर्थ होता है और वो आगे निकल जाता है। फिर जब उसका वेग 0 होता है तो फिर लौटता है, तो क्या तब रुक जाता है, नहीं रुकता, फिर आगे निकल जाता है। यही प्रक्रिया इसमें होती रहेगी। और विद्युत क्षेत्र देखो कैसा बना, ये विद्युत क्षेत्र बना इसका इस प्रकार का। तो विद्युत क्षेत्र कौन सा वाला बनेगा अगर आवेश दोलन करवाओगे, परिवर्ती बनेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा। ये वाली बात समझ में आई। तो आवेश के दोलन से जो विद्युत क्षेत्र भी बनेगा वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बनेगा, याद रखिएगा। और परिवर्ती का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा होते होते 0। अब मैं इसको यहां बनाता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने मान लिया कि पहले विद्युत क्षेत्र यहां पर कैसा था, 0। उसके बाद आवेश के दोलन से विद्युत क्षेत्र बना, आवेश दोलन कर रहा, विद्युत क्षेत्र और बड़ा हुआ, विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम हो गया। अब जब मैक्सिमम हो गया इसके बाद क्या होने लगेगा, इसके बाद विद्युत क्षेत्र फिर से घटना शुरू हो जाएगा और कम हो जाएगा और यहां पर आके कैसा हो जाएगा, 0। तो ये क्या बना है, आंसर है ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसा विद्युत क्षेत्र है, एक समान या परिवर्ती, परिवर्ती। तो अब आपको मैक्सवेल से इक्वेशन याद करनी है। अभी आपने लास्ट क्लास में ही मैक्सवेल की समीकरणें पढ़ी हैं कि उनमें लास्ट 2 इक्वेशंस आपको याद होगा। मैंने बताया कि वो लास्ट 2 इक्वेशंस बड़ी एक्टिव इक्वेशंस हैं और उन इक्वेशन से हमको पता लगता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, लास्ट 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन ने हमको ये बताया कि अगर कहीं पर भी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो वो क्या बनाएगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और अगर कहीं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो फिर से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या बनाएगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या बनाएगा, किस दिशा में बनाएगा, अपने लंबवत। समझ आया। 3 दिशाएं आप पढ़ते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, x, y और ये z। यहां पर अगर तरंग इस दिशा में चल रही है, ध्यान से सुनना, तरंग अगर इस दिशा में चल रही है, ये तीनों दिशाएं परस्पर कैसी होती हैं, लंबवत ही तो होती है तीनों दिशाएं। ऐसे तीनों दिशाएं आपस में लंबवत होती है, 90 90 90। तो अगर तरंग संचरण की दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र के बनने की दिशा ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र को भी उसके लंबवत बनना है। तो किधर की तरफ बने, तरंग संचरण x अक्ष की दिशा में हो रहा है, विद्युत क्षेत्र y एक्सिस में बन रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के लंबवत बनना है। किधर की तरफ बनना चाहिए उसको, x अक्ष की तरफ बने, y की तरफ बने कि z की तरफ बने। नहीं समझ आया, अरे फिर से देखो,
ये एक्स वाई और जेड तीनों दिशाएं परस्पर कैसी हैं? इधर की तरफ क्या है? तरंग संचरण की दिशा। इधर की तरफ कौन बना है? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ही किसको बनना है? तो वो चुंबकीय क्षेत्र को किधर बनना चाहिए? जेड अक्ष की तरफ बनना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सिस की तरफ बनता है। और कैसे? देखो, जब वैद्युत क्षेत्र 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 रहेगा। वैद्युत क्षेत्र बढ़ना शुरू हुआ, थोड़ा बढ़ा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी थोड़ा बढ़ा। ऐसे ही तो बनना है उसको। वैद्युत क्षेत्र और थोड़ा बड़ा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र भी और थोड़ा बड़ा हो गया। वैद्युत क्षेत्र और बड़ा हुआ, ये वाला, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी और ज्यादा मैक्सिमम हो गई। वैद्युत क्षेत्र फिर घटने लगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? घटने लगेगा। वैद्युत क्षेत्र और घट गया तो चुंबकीय क्षेत्र भी और घट गया। और वैद्युत क्षेत्र आगे कैसा हो गया? 0, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा हो गया? 0। तो इधर कौन था? वैद्युत क्षेत्र। यहां पर कौन बना? ये बना चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना? क्या ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है या ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है? इट इज ऑल्सो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। तो फिर याद करिए मैक्सवेल इक्वेशन। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाएगा? बनाएगा। तो ये एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि बनाएगा किधर? समझ रहे हैं आप? तो लेंज का नियम याद करिए। लेंज का नियम याद करिए। उन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र या जो भी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसकी अब ये जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, या ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बना, तो ये अब क्या बनाना शुरू कर देगा? मैक्सवेल की समीकरण से। ये क्लियर? ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, लेकिन ये बनाएगा किस दिशा में? तो आंसर ये उस दिशा में बनाएगा जिसने इसको बनाया है, उसकी विपरीत दिशा में बनाएगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को अपने स्रोत का क्या करना है? विरोध करना है। नहीं समझ में बात आई? लेंज का नियम याद आया कि ये हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से यह स्वयं। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को बनाया किसने? इसने। तो ये एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, लेकिन इसका विरोध करने के लिए बनाएगा। और इसका विरोध करने के लिए अगर बनाएगा तो किधर की तरफ बनाना चाहिए? ऐसा बनाना चाहिए या इसकी उल्टी दिशा में बनाना चाहिए? तभी तो विरोध होगा। उल्टी दिशा में बनाना चाहिए। बात कम समझ में आई? अभी फिर से समझो एक बार के लिए जरा। ये क्या है बताएं? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को किसने बनाया? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र ने। अब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाएगी? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाएगी। लेकिन ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र को उस दिशा में बनाएगी जिस दिशा में बनाने से इस परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का विरोध हो सके। क्योंकि इसको बनाने का कारण कौन था? ये। तो इसने इसको बनाया, इसलिए ये अब ऐसा वैद्युत क्षेत्र बनाएगी जिससे इसका क्या हो सके? विरोध हो सके। तो इसका विरोध करने के लिए वैद्युत क्षेत्र इसने क्या करना शुरू कर दिया? ऐसा बनाना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप? क्योंकि इसका विरोध कब होगा? अगर वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ पहले था तो इसका विरोध करने के लिए हमें नीचे की तरफ ही बनाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन पे। तो ये क्या बन रहा है बता सकते हैं? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनना शुरू हुआ? वैद्युत क्षेत्र बनना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है और ये इसको बना रहा है। बस फर्क ये इधर क्यों बना रहा है? क्योंकि जिसने इसको बनाया है ये उसका विरोध करना चाहता है। तो इसको इसने बनाया तो ये उसका विरोध करना चाहता है। तो धीरे धीरे इसने परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र ऐसा बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले छोटा, फिर और बड़ा, फिर
और मैक्सिमम हो गया। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र फिर कैसा होने लगा, घटने लगा, क्योंकि पहले चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा था तो वैद्युत क्षेत्र भी छोटा बना, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, वैद्युत क्षेत्र भी बड़ा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम तो वैद्युत क्षेत्र भी मैक्सिमम हो गया। फिर चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे कम होने लगा, वैद्युत क्षेत्र भी कम हो गया, चुंबकीय क्षेत्र और कम हो गया, वैद्युत क्षेत्र भी और कम हो गया। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र 0, वैद्युत क्षेत्र 0। तो ये क्या बन गया, ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बन गया। देखो पहले वैद्युत क्षेत्र बना था ऐसा, अब वैद्युत क्षेत्र कैसा बन गया, इस तरह से। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, अब ये क्या बन गया, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। तो फिर मैक्सवेल इक्वेशन पे आइए। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या बनाएगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को किस दिशा में बनाता है, अपने लंबवत बनाता है। नहीं याद आया आपको? जो वैद्युत क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र को किस तरफ बनाता है, लंबवत बनाता है। ठीक, लंबवत बनाता है। तो लंबवत के लिए अब हम बताएं कैसे लंबवत इसको बनाएं। इधर तो तरंग जा रही है, इधर तो बनाएंगे नहीं आप, इसके लंबवत भी होना चाहिए, इधर भी नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है y डैश डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, y डैश। अब इसके लंबवत अगर बनाना, और ये डायरेक्शन कौन सी है, z डैश। तो अब ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, अपने लंबवत बनाएगा, लेकिन अब इधर की तरफ नहीं बनाएगा। अब ये किधर की तरफ बनाएगा बताओ, z डैश की तरफ बनाएगा। वेरी गुड, z डैश की तरफ बनाने का एक रीजन और भी इसके पास है। क्या और रीजन इसके पास है, इसको जिसने बनाया वो कौन है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इसका क्या करना चाहता है, तो उल्टा बनाएगा। तो अगर वो ये वाला बना था z की तरफ, तो अब ये जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा z डैश की तरफ। समझ आया? तो बनाना शुरू कर दिया इसने, z डैश की तरफ बनाना शुरू किया। ऐसे 0 था तो 0 थोड़ा सा बढ़ा, जब वैद्युत क्षेत्र और बढ़ गया तो चुंबकीय क्षेत्र भी और बढ़ गया, वैद्युत क्षेत्र और ज्यादा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र भी और ज्यादा हो गया। फिर वैद्युत क्षेत्र घटने लगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटना शुरू हो गया, वैद्युत क्षेत्र और घटा, चुंबकीय क्षेत्र और घट गया, और आगे जाके दोनों क्या हो गए। तो ये क्या बन गया बताइए, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या बन गया, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। मैक्सवेल समीकरण क्या कहती, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाएगा, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। नियम है, हमने इक्वेशन में पढ़ा हुआ है, और न सिर्फ उसको देखा बल्कि कैलकुलेट करके उससे हमने सारे रिजल्ट निकाले, कंक्लूजन निकाले। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि अब नहीं होगा आगे, आप ये नहीं कह सकते कि अब इसके आगे ये नहीं हो सकता, ये होगा ही। तो ये कब तक होता रहेगा, आंसर है ये अनंत काल तक होता रहेगा। वाकई में, क्यों? क्योंकि देखिए अब इसको या इसको बनने के लिए इसकी जरूरत है क्या, एक बार इसने बना के छोड़ दिया, अब ये अपने घर चला गया। एक बार इसने बना के छोड़ दिया, अब ये इसको बनाता है, ये इसको बनाता है, ये इसको बनाता है, फिर वो बनाएगा। अब इसको किसी बाहरी की कोई जरूरत है क्या, अब इसको किसी बाहरी की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसने बना दिया और ये अपनी दुकान लेके घर चला गया, काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, इनको कहीं से भी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं है, बाहरी स्रोत की जरूरत नहीं है। और अगर बाहरी स्रोत की जरूरत नहीं पड़ रही है तो इनकी एनर्जी कभी लॉस नहीं होगी, ये ऐसे ही चलती रहेंगी लगातार। ये इसको बनाएगा, वो उसको बनाएगा, एक दूसरे को बनाते हुए अनंत समय तक ये चलती रहेगी। इसलिए एक बार विद्युत चुंबकीय तरंग अगर कहीं बन गई तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा हमारी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में टहलती रहती है, चलती रहती है हमेशा।
अभी भी चल रही होगी। आज के 400-500 साल पहले जो विद्युत चुंबकीय तरंग बनी थी, 400-500 साल पहले अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग बनके इस यूनिवर्स में आई होगी, आज भी वो चल रही होगी। हां, अगर आप एक ऐसा प्लेन बना सकें, आप एक ऐसा एरोप्लेन बना सकें कि इतनी तेज चले कि वो जो विद्युत चुंबकीय तरंग 400 साल पहले बन के ऐसे जा रही है, आप इतनी तेज चलो कि जाके इसके सामने ऐसे खड़े हो जाओ। फिर जब ये तरंग आपके आंखों पर पड़ेगी तो 400-500 साल पुराना नजारा दिखेगा, आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स हैं, इनको अब बाहरी सोर्स की जरूरत नहीं है और ये कभी नष्ट ही नहीं हुई, कभी खर्च ही नहीं हुई, कभी इनकी एनर्जी लॉस ही नहीं हुई। तो अगर आपके दादा के दादा के दादा कभी एक जमाने में अपनी खटिया में बैठ के हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और उनकी बॉडी में लाइट पड़ी, लाइट पड़ने से विद्युत चुंबकीय तरंग बनी और एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में फैल गई। कभी ऐसा हुआ 400-500 साल के बाद कि वो विद्युत चुंबकीय तरंग रिफ्लेक्ट होते हुए या चलते हुए आप ऐसी जगह पर हैं कि वो आपकी आंखों पर पड़ी तो वो आपको नजारा दिखेगा। यही नहीं बल्कि आप हिस्ट्री में, इतिहास में हुए युद्धों को देख सकते हैं अगर आप ये कर सकते हैं तो। और इसको क्या बोलते हैं? टाइम मशीन। लेकिन आपको इनसे तेज चलने वाला प्लेन बनाना पड़ेगा, उनके आगे जाके खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो जब आपकी नजरों में पड़ेंगी आपको सारे युद्ध दिखेंगे, टीपू सुल्तान फलाने का, इन सब का आपको युद्ध दिख जाएगा। और ये न सिर्फ मेरे बताने की बात है, दिस इज ट्रू। और आप देख रहे हैं कि इनको कहीं बाहरी सोर्स की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, ये खुद ब खुद एक दूसरे को बनाते हुए चलती रहती है। और इसीलिए इनका बोला जाता है कि ये सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स हैं। सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स, इनको आप कहीं बाहर से ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इसको बनाएगा, वो उसको बनाएगा, एक दूसरे को बनाते हुए ये यूनिवर्स में बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद बताइए, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बना, ये क्या बनाएगा? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में बनाएगा? उस दिशा में बनाएगा ताकि इसको जिसने बनाया उसका विरोध हो सके। इसको किसने बनाया है? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र ने। अब ये परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र ऐसा बनाएगा कि इसका क्या हो सके। अब इसका विरोध करना है, बताइए परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ बनाया जाए? ये नीचे की तरफ है तो विरोध करने के लिए ऊपर की तरफ बनाया जाए। ये ऐसा वैद्युत क्षेत्र, ऐसा वैद्युत क्षेत्र बनना शुरू हो गया और फिर वैद्युत क्षेत्र धीरे से क्या हो गया? कम, छोटा हो गया। वैद्युत क्षेत्र आगे जाके क्या हो गया? जीरो। तो ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र था और ये क्या बन गया? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। अब फिर से परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या बनाएगा? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अब ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, किस तरफ बनाएगा? एक तो लंबवत और दूसरी चीज उस दिशा में बनाएगा जिससे इसको बनाने वाले का विरोध हो सके। तो इसको किसने बनाया है? इन्होंने बनाया। अब इनका विरोध करने के लिए वो किधर की तरफ बनाएगा? इनकी उल्टी दिशा में। तो अगर इसकी दिशा जेड डैश है तो ये जेड की तरफ बनाना शुरू कर देगा, इस तरफ। जब छोटा वैद्युत क्षेत्र तो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र बना, वैद्युत क्षेत्र बढ़ने लगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ना शुरू हो गया। वैद्युत क्षेत्र मैक्सिमम, चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम। वैद्युत क्षेत्र फिर घटने लगा, चुंबकीय क्षेत्र भी घटने लगा, यहां जीरो हो गया। ये क्या बन गया? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र फिर से क्या बनाएगा? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। किस दिशा में बनाएगा? उस दिशा में बनाएगा जिससे इसको बनाने वाले का क्या हो सके। तो इसको किसने बनाया है? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र ने। अब ये वैद्युत क्षेत्र ऐसा बनाना चाहता है कि इसका विरोध हो सके। इसका विरोध कैसे होगा? तो आंसर है, अगर ये y की तरफ बना है तो y डैश की तरफ बनाओ तो इसका विरोध होगा, तो वो y डैश की तरफ बनाना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे मैक्सिमम, फिर घटने लगेगा, फिर जीरो हो जाएगा। और अब ये क्या बन गया बताएं?
ये बन गया परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। तो फिर से मैक्सवेल के अकॉर्डिंग परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या बनाता है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। किधर की तरफ बनाएगा? दो बातें, आंसर है लंबवत बनाएगा और उस तरफ बनाएगा जिस तरफ बनाने से इसको बनाने वाले का विरोध हो। इसको किसने बनाया है? इसने। तो ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा इसके उल्टी दिशा में। तो अगर ये जेड की तरफ बना था तो जेड डैश की तरफ बनाना शुरू कर देगा, वो इधर की तरफ बनाने लगेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र और बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र भी मैक्सिमम हो गया। वैद्युत क्षेत्र थोड़ा कम हुआ, चुंबकीय क्षेत्र भी घटना शुरू हो गया और ये जाके यहां पर फिर मिनिमम हो गया। तो ये क्या बन गया? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको तरीका समझ आ रहा है कुछ? अब ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, अब मैं नहीं बताऊंगा, अगला एक फेरा आपको बनाना है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाएगा? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। किस दिशा में बनाएगा? दो बातें, एक तो लंबवत और दूसरा उस दिशा में जिससे इसको बनाने वाले का विरोध हो सके। तो इसको किसने बनाया? इसने बनाया। इसका विरोध कब होगा? जब वैद्युत क्षेत्र किस तरफ बने? नीचे की तरफ ये है तो उल्टा बने, ऊपर की तरफ बने। तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ बनेगा, इसका विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे कम होने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे कम होने लगा। अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जाके जीरो हो गया। ये क्या बना? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या बनाता है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। किस दिशा में बनाएगा? दो बातें, एक तो लंबवत अपने और दूसरा विरोध करने वाली दिशा में। इसको बनाया किसने है? इसने बनाया है। तो अब ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कि इसका विरोध हो। तो अगर ये जेड डैश की तरफ बना है तो ये जेड की ओर बनाना शुरू कर देगा, ऐसे बनाना स्टार्ट कर देगा। यहां जीरो। ये क्या बन गया? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह से ये लगातार तरंगें आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती हैं। इन वेव्स का हमने क्या नाम रखा है? सेल्फ सस्टेनिंग या सेल्फ सस्टेन्ड वेव। सेल्फ सस्टेन्ड वेव का मतलब ये होता है जिसको बनने के लिए बाहर से कुछ लेना ना पड़े, उसको एक्सटर्नल ऊर्जा की जरूरत नहीं है, उसके पास ही जो कुछ है उसी से वो बनता हुआ आगे चला जाएगा। और यही रीजन, देखो आप जब झूले को खींचकर छोड़ देते हो, ये हम पेंडुलम को खींचकर छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाता है? क्यों रुका? क्योंकि इसको हर बार चलने के लिए जरूरत कहां से है? बाहर से ऊर्जा की जरूरत है। झूले को आप एक तरफ खींच के छोड़ देते हो तो क्या वो अनंत काल तक चलता रहता है? क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसको उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है और उसको बाहर से एनर्जी की जरूरत है, तो वो रुक जाएगा। लेकिन क्या अब इसको बाहर से ऊर्जा की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अगर बाहर से ऊर्जा की जरूरत नहीं है तो क्या ये कभी रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। तो हजारों साल पहले की जो वेव्स बनी है वो हमारे आज भी यूनिवर्स में घूम रही हैं। और मैंने बहुत एग्जाम्पल बताया कि आप अगर ये कर लेते हैं कि किसी भी तरीके से उन तरंगों के सामने आप पहुंच जाएं तो आपको इतिहास दिखेगा, जो कुछ हुआ होगा वो दिखेगा। समझ रहे हैं? उसको क्या बोलेंगे अगर ऐसी मशीन बनती है? टाइम मशीन। वो आप टाइम से भी आगे पुरानी चीज देख सकते हो, लगातार ये कर सकते हैं आप। अब इसको मैं थोड़ा सा मिलाता हूं, वेव जैसा शेप देना चाहता हूं। आप देखिए, पहले मैं सभी वैद्युत क्षेत्रों को मिलाना चाहता हूं। गौर कीजिएगा, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसा, फिर ये वैद्युत क्षेत्र यहां पर इस तरीके से, ये थोड़ा सा शेप मेरे से हो सकता है अजीब बने, अदरवाइज ये ऐसा शेप ही आपको वेव का मिलेगा।
ऐसा। तो अभी हमने किसको मिलाया, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र को मिलाया ना हमने। अब हम चुंबकीय क्षेत्र को भी अगर मिलाएं तो ये कैसा दिखेगा, देखो ऐसा। इस तरह से। और आप देखेंगे आपकी बुक्स में भी इस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी हुई हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे बनी, इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आप देखें लगातार एक दूसरे को बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो ये होती है, इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब आप मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए कि क्या आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण समझ में आया? अगर आपको हम दे देंगे कि इसके आगे का बनाइए तो आप बना पाएंगे? बना लेंगे, समझ आ गया आपको अच्छे से? तो ये अच्छा, ये बात समझ में आई जो मैंने बताया आपको कि ये तरंगे कभी भी इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, ये कभी बर्बाद नहीं होंगी, नष्ट नहीं होंगी, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हो सकती? झूले का दोलन बंद हो सकता है, पेंडुलम का दोलन बंद हो सकता है, क्योंकि इनको हर बार दोलन करने के लिए बाहर से ऊर्जा चाहिए। अब इसको बाहर से चाहिए क्या, तो ये कभी लॉस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों का बनना। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। अब उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।